आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा सिवनी पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। उन्होंने पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भाजपा की जनहितैषी योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास को रोकने का काम किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सनातन को गोली देने के लिए कांग्रेस के एक के बाद एक नेता आगे आ रहे हैं। यूपीए का चोला बदलकर कांग्रेस की घमंडिया गठबंधन बनाया है। राहुल गांधी विदेश में भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से भाजपा सरकार सनातन संस्कृति को सम्मान दे रही है। सिवनी से राधेश्याम सनोडिया की रिपोर्ट। अन्य जो कारनामे करता है, जिसके माध्यम से हथियार, ड्रग्स और आतंकवाद को फैलाने का काम, वो पाकिस्तान को बंद करना चाहिए। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है और जब तक ये बंद नहीं होता, हमारे सैनिकों, हमारे निर्दोष नागरिकों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की ओछी हरकतें, तब तक जो बीसीसीआई या अन्य संगठनों ने जो निर्णय पहले ले रखा है कि द्विपक्षीय बायलैटरल वो सीरीज़ नहीं करेंगे, मुझे लगता है वो देश के हित में भी है और जो भावना है उसको आहत भी नहीं करता। आदि सब कुछ है और जनता का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोग विदेशों में जाकर विदेशी लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, हम मध्य प्रदेश की जनता के पास गांव-गांव जाकर उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं कि फिर अवसर दीजिए। बीमारू राज्य से अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा किया, अब मध्य प्रदेश को उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएं जैसे हमारा भारत आगे बढ़े, उसमें मध्य प्रदेश का और योगदान बढ़े, इसलिए जनता का आशीर्वाद और चाहते हैं। मैं सबके क्वेश्चन लूंगा, चिंता मत करो। मन बहुत स्पष्ट कहता है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में लिखते हैं भारत सरकार के मंत्री, आप भी गर्व से कहते हो भारत माता की, सब कहते हैं। हर भारतीय को भारतीय होने पर गर्व है, लेकिन कुछ लोगों को भारत नाम से चिढ़ क्यों है? सवाल ये है, उनको दर्द क्यों होता है? और जब सदन होगा, सत्र आएगा, सदन में भाग लें, चर्चा में भाग लें। संसद सत्र में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सदन में हाजिर रहें, चर्चा में भाग लें, क्योंकि विपक्ष की आदत बन गई सड़कों पर हल्ला करते हैं, सदन में चर्चा नहीं करते। ये चर्चा से भागते हैं क्योंकि इनके पास तर्क भी नहीं होता, तथ्य भी नहीं होते। और मैंने तुलना करके बताया है कि ये कांग्रेस ही ये देश को भी और मध्य प्रदेश को भी पिछड़ा कर रहे थे। हमने देश को भी आगे बढ़ाया और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाया, और देश के आगे बढ़ने की गति मध्य प्रदेश की गति के साथ जुड़ी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है मध्य प्रदेश के लोग फिर एक बार देश की गति को और बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि आखिरकार देश में एक समय पर ही चुनाव क्यों ना। अभी देखिए, इसी साल की शुरुआत में 2 राज्यों में चुनाव हुए, अब फिर 5 राज्यों में चुनाव होंगे, 7 हो जाएंगे। फिर अगले साल की शुरुआत में फिर चुनाव है, फिर मध्य में चुनाव है, फिर अक्टूबर में चुनाव है। तो एक साल में कितने चुनाव होंगे? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है। अगर एक समय चुनाव होंगे, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, काम भी ज़्यादा होगा। अगर हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, समय बचाने के लिए, धन बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की मांग करते हैं, तो कांग्रेस और विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? क्यों डरती है कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन से? क्यों डरता है विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन से? क्या तर्क है उनके पास वन नेशन वन इलेक्शन ना हो? तो ये साथियों, भारत में G20 का सफल आयोजन देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय है जब दुनिया भर में बहुत सारी चुनौतियां हैं। दुनिया के एक हिस्से में तनाव है तो कहीं अर्थव्यवस्थाओं में तनाव आकर खड़ा हुआ। उस समय एक मंच पर
20 देशों को एक साथ लाना और सहमति बनाना ये संभव कोई कर पाया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम कर पाई। मैं आप सबकी ओर से, देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है, नेतृत्व में हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं पिछले कुछ दिनों में जहां देश की राजधानी दिल्ली में G20 से जुड़े हुए बड़े बड़े नेताओं से लेकर अन्य लोगों से मिलने का जहां अवसर मिला, सबका ये मानना था ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है। ये नया भारत नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। दुनिया भारत में और भारत के प्रति एक उम्मीद के रूप में देखती है। और आज जब मैं भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में आया हूं, तो अगर मैं आज से लगभग 20 साल पहले जाऊं तो इसको बीमारू राज्य कहा जाता था। विकास दर 1% भी नहीं थी, सड़कें टूटी फूटी होती थी, कृषि नाम मात्र थी। लेकिन क्या बदला पिछले कुछ वर्षों में? जनता का एक सही निर्णय कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखा तो जहां विकास दर 1% से कम थी, आज 16% के लगभग। कृषि विकास दर ना के बराबर थी, वो लगातार 18% के औसतन चल रही है। जहां एक और औद्योगिक विकास दर ना के बराबर थी, आज देश के बड़े बड़े उद्योग मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। सिंचाई योजनाएं नाम मात्र थी, बहुत बड़ा बदलाव उसमें आया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि किसानों को पहले 15 से 16% ब्याज देना पड़ता था, आज वो जहां इंटरेस्ट सब्सिडी देकर लगभग 0 के बराबर कई जगह पे हो गया है। प्रति व्यक्ति आय जो 12,000 रुपये थी सन 2002 में, वो आज बढ़कर 1,40,000 रुपया हो गई है। बहुत कुछ बदला है। तब बजट का आकार लगभग 23,000 करोड़ रुपये था, आज बढ़कर 3,14,000 करोड़ रुपया हो गया। इसका मतलब प्रदेश की आय भी बढ़ी है, प्रदेश का विकास भी हुआ है। और प्रदेश का जब बजट बढ़ता है तो विकासात्मक योजनाओं के लिए उसमें धन का प्रावधान भी किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 86,800 करोड़ रुपये था 2002 में, जो बढ़कर 13। ये शायद सपना कभी पूरा ना हो पाता अगर मोदी जी की सरकार ना आती। देश के रेलवे नेटवर्क को भी बढ़ाया, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन तो दी ही, देश में 40,000 किलोमीटर रेल लाइन को इलेक्ट्रीफाइड करने का काम भी किया है। जो 70 साल में नहीं हो पाया था वो 5 साल में मोदी सरकार ने किया है। पेंच नहर का निर्माण कांग्रेस ने रोक दिया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने वो भी करवाया है। आधुनिक सुविधाकरण, जो सुविधा युक्त जो कलेक्ट्रेट है, जहां पर हमारे नागरिकों को जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कराना है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नल जल यानी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल देने की सुविधा, ये पूर्व की सरकारें कोई नहीं कर पाई थी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विशेष तौर पर ये कार्य किया है और गांव-गांव पेयजल योजनाओं को पहुंचाने का काम किया। फ्लाईओवर तो बने, लेकिन साउंड प्रूफ बने।
ये भी सुनिश्चित यहाँ के लिए मोदी सरकार ने किया, प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने किया। और मित्रों, लाइट एंड साउंड शो ये भी हमारे यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, हमारी लाडली बहना आवास योजना, जिन बहनों के पास आवास की सुविधा नहीं, जहाँ एक और 4 करोड़ आवास देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाकर दिए, जहाँ हमारे मध्य प्रदेश को भी लाखों आवास, उसके माध्यम से अगर देश का सबसे बड़ा एक साथ आवास देने का कार्यक्रम कहीं पर हुआ तो मध्य प्रदेश में वो हुआ। और अब हमारी बहनों को उसमें और सुविधाएं दी जा रही हैं। कांग्रेस तो सनातन धर्म को गाली निकालने में एक के बाद कोई दूसरा नेता पीछे नहीं हट रहा। इनका ये जो ठगबंधन बना है, वो नेता जिनके भ्रष्टाचार में नाम एक से दूसरे दल के आए, जो यूपीए के प्लेटफॉर्म पर थे, वो अपना चेहरा बदलने के लिए, चाल और चरित्र तो बदले नहीं, चेहरा भी वही है, चोला बदलने का काम किया है यूपीए से, लेकिन चोला बदलने से कुछ नहीं होगा, पीछे वही चेहरे नजर आएंगे जिनका ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। वो तो कुछ नहीं कर पाए थे। आज वो एक के बाद दूसरा मुंबई की अपनी मीटिंग के बाद हिंदुओं को अपमानित करने में लगे हैं, सनातन धर्म का अपमान करने में लगे हैं। राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि को खराब करने में लगे हैं, तो देश के अंदर इनके नेता सनातन धर्म के खिलाफ हिंदुओं को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह में दही जम गई है। वो एक शब्द नहीं बोले नेताओं के खिलाफ। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है कि हिंदुओं को अपमानित करो, वोटों का ध्रुवीकरण करो और चुनाव जीतने के लिए उन लोगों का उपयोग करो जो हिंदू विरोधी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, भव्य और दिव्य महाकाल लोक का निर्माण किया है। आप देखिए यहाँ पर टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिला। आस्था का केंद्र जो है वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना ज़्यादा होगी, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी मिले। और अब महाकाल लोक के बाद ओंकारेश्वर में भी और उसका भव्य निर्माण किया जा रहा है। शंकराचार्य जी की बड़ी प्रतिमा का निर्माण वहाँ पे किया जा रहा है। मित्रों, आप देखिए देश में दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम का निर्माण हो, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम का निर्माण हो, दिव्य और भव्य काशीनाथ विश्वनाथ का हो, और हेमकुंड साहब में रोपवे बनाने की बात हो, करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने की बात हो, बौद्ध सर्किट बनाने की बात हो, दिव्य और भव्य अयोध्या धाम और भव्य राम मंदिर बनाने की बात हो, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय हुआ है। जहां एक और आस्था के केंद्रों के आसपास आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण और भव्य निर्माण हुआ, वहीं पर कांग्रेस ने एक के बाद दूसरे नेता ने और इस घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने हिंदुओं के खिलाफ और सनातन धर्म के खिलाफ लगातार प्रहार और दुष्प्रचार का काम किया है। जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। हम जनता के बीच में अपनी विकास की योजनाओं को लेकर जाएंगे और उनका आशीर्वाद फिर एक बार डबल इंजन की सरकार के लिए मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो एक बड़े चैनल ने भी कहा कि कैसे दुष्प्रचार करके और भ्रम फैलाकर, फर्जी सर्वे दिखाकर कुछ लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिनका ज़मीन पे कुछ नहीं। इनमें उन लोगों के नाम भी आते हैं जो कभी आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी तक कह देते थे, जो हिंदुओं को हिंदू आतंक की बात करते हैं। उसी विचारधारा के लोग इस तरह के काम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों ने देखा कि जब आपदा का समय था
उस समय कांग्रेस की सरकारें कैसे डगमगा रही थी, कांग्रेस के नेता कैसे भ्रम फैला रहे थे मेड इन इंडिया वैक्सीन के खिलाफ, भारत के वैज्ञानिकों के काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, आत्मनिर्भर भारत की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये उसी भारत में, हमारे भारत में 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में नहीं लगी? वो नेता जो भ्रम फैलाते थे उन्होंने भी लगवाई। क्या 80 करोड़ गरीबों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज नहीं दिया? क्या हमारे यहीं के वैज्ञानिकों ने मंगलयान से लेकर चंद्रयान मिशन को सफल नहीं किया? ये वही लोग हैं जो हमारे वैज्ञानिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। आज देश नहीं, दुनिया उन पर गर्व महसूस करती है। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में अफ्रीका यूनियन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। भाई साहब ये तालीम जो है वो अशुद्ध बोल रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन देश का एक मतलब बड़ा चल रहा है मोदी जी की नीति के। पीएम जॉब मेला में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया, लगभग 6 लाख लोगों को दे भी चुके हैं और करोड़ों लोगों को गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर खड़े किए। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वें नंबर से 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है और उसमें मध्य प्रदेश जैसे राज्य का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत के युवाओं के कौशल को जानकर स्टार्टअप जैसी योजना की शुरुआत की, उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत खड़ा हुआ। 1 लाख के लगभग स्टार्टअप्स हैं, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है, यानी कि एक कंपनी की कीमत लगभग 8,500 करोड़ कम से कम है। तो मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ, प्राइवेट क्षेत्र में भी जो अवसर बढ़े हैं वो क्यों? मुद्रा योजना में लगभग 34 करोड़ लोन दिए गए, 34 करोड़ खातों को लोन दिए गए, जो लाखों करोड़ रुपए उनको बगैर किसी जमीन, बगैर किसी घर को गिरवी रखे मिला है। यानी कि कितने करोड़ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर और सुनिश्चित हुए। पहले उनको चक्कर काटने पड़ते थे और 30% ब्याज लेना पड़ता था। आज 7, 8, 9%, 10% ब्याज पर पैसा मिलता है और बगैर ज़मीन गिरवी रखे मिलता है। ये बदलाव देश ने देखा है। महिलाएं भी इसमें बहुत आगे आई। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में 9 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने एक संकल्प के रूप में लिया। 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को ड्रोन की उड़ाने की और रिपेयर की सुविधा भी उनको सिखाने का काम मिलेगा। तो बहनों को उस दिशा में आगे बढ़ाया जाए, ये भी एक प्रयास है। लाखों युवाओं को कौशल के लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना हमने चलाई, स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया और 17 तारीख को विश्वकर्मा योजना देश भर में हज़ारों करोड़ रुपए की लॉन्च करने प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे काम जो कौशल भी और दूसरी तरफ से ऋण देने का भी और प्राइवेट क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने का काम भी मोदी की सरकार ने किया। वहीं शिवराज जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में उन केंद्र की योजनाओं के साथ साथ अपने राज्य की योजनाओं को भी बहुत आगे उड़, स्काई योजना है कि नहीं है? सीखो कमाओ योजना, ये पंख लगाने की बात है। युवाओं को सिखाओ भी, कमाओ भी और आगे बढ़ने का अवसर भी। चुनाव होंगे, कौन कौन से चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है 1 नेशन 1 इलेक्शन भारत के हित में है, भारतीयों के हित में है और इससे देश का समय और पैसा दोनों बचे। जो INDI जो गठबंधन के जो मेंबर है स्टालिन है, वो लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ अशब्द बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी उसकी मेंबर है। और मध्य प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं वो लगातार कथाएं करवा रहे हैं, धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? चुनाव आते ही कांग्रेस के नेता और उनके गठबंधन दल के नेता, कोई शिव भक्त, कोई देवी भक्त, कोई हनुमान भक्त, तो कोई कृष्ण भक्त हो जाता है। लेकिन सनातन धर्म का अपमान करना,
हिंदुओं का अपमान करना, उनके बारे में अपशब्द कहना, उनका HIV, एड्स, डेंगू, मलेरिया के साथ तुलना करना, अपमानित करना, उस पर एक भी आलोचना करने के लिए आगे नहीं आता। उन नेताओं को बेतुकी बयानबाजी बंद करने के लिए नहीं कहता। इससे पता चलता है कि ये सोची समझी साजिश है। ये संविधान क्या अनुमति देता है किसी धर्म को जड़ से मिटाने की, किसी धर्म के खिलाफ अपशब्द कहने की? राहुल गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जी जवाब दें। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं? क्या संविधान को तार तार करने की बात नहीं? क्या बाबा साहब अंबेडकर दिए संविधान का अपमान नहीं है? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को देश को जवाब देना चाहिए कि संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इनके गठबंधन के नेता कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम, धर्म की धज्जियां उड़ाने का काम, सनातन धर्म को धज्जियां उड़ाने का काम और धर्म को जड़ से खत्म करने का काम डेंगू, मलेरिया और एड्स के साथ तुलना करके ये कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और श्रीमान राहुल गांधी विदेशी धरती पर बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां कांग्रेसी नेता क्यों उड़ा रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां कांग्रेस और उनके गठबंधन के नेता क्यों उड़ा रहे हैं? और उनको जवाब देना चाहिए कि अगर मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाते हैं, नागपुर हो, मऊ हो, मुंबई हो, दिल्ली हो या लंदन हो, वहाँ पर पंच तीर्थ का निर्माण नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। संविधान पर माथा टेककर नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के आधार पर संविधान की रक्षा करते हुए भारत को आगे बढ़ाया। उसी संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेसी नेता और विपक्ष के नेता कर रहे हैं। देश को जवाब देना चाहिए, संविधान की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही और मुख्यमंत्री और उनके मंत्री पुत्र उड़ा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जम गई है। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हो रहा है, लेकिन कांग्रेसी चुप बैठे हैं।